फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे एक बार फिर से मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, अपना राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पे हम लोग बात करने वाले प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल हमारा 52 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 52 से स्टार्ट होगा। जितने भी राष्ट्रपति से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उन सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कौन कौन से निर्वाचक मंडल होते हैं वो सब देखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली, इन सारी मतलब कि जो एक कमेटी बनती है, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कौन सी होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे इस सारे डिटेल्स में प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो इसके बाद आज का वीडियो बस हम सारे डिटेल्स ही पढ़ेंगे, यानी कि हम सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद जो है कम से कम 100 क्वेश्चन राष्ट्रपति से करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शार्ट नोट्स हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस सारे डिटेल्स में आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। राष्ट्रपति से कहीं भी क्वेश्चन बनेगा, इस मेरे वीडियो को सारे डिटेल्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो कन्फर्म है कि वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिएगा और कंसंट्रेट होके जो है सुनिएगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कितने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे फैक्ट इस शॉर्ट नोट्स में मिलने वाले हैं आपको। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के बेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें तो प्रेसिडेंट, तो ये आपको मैंने बताया था कि ये राष्ट्रपति भारत का एक भारतीय यानी कि भारत देश का एक प्रथम नागरिक माना जाने वाला कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी कि अगर देश का प्रथम नागरिक की बात किया जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति का नाम आता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, आर्टिकल 52 में बता दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं आर्टिकल 53 की बात की जाए तो इसके तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 में क्या कह दिया कि ये जो समस्त जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 में राष्ट्रपति का पद बता दिया गया, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जो है बता दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इस शक्ति का प्रयोग जो है वह वास्तविक रूप से नहीं कर पाता है, बल्कि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है, तो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो करवाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 54 में ही बता दिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये निर्वाचक मंडल बनेगा। आगे देखिए, हम लोग आप बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। ये बातें याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बने हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा शामिल होता है, साथ साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक आपका यहाँ पे आता है कि 70वें यानी कि 70 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसके तहत 1992 में 1/6/1995 से ये प्रभावी हुआ था। बट ये संशोधन जो है 1992 में हो गया था 17वां, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, 1995। इसके द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली और पुद्दुचेरी, जिसको पांडिचेरी बोला जाता था, पुद्दुचेरी मतलब दिल्ली और पुद्दुचेरी को भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारी। ठीक है, तो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली और पुद्दुचेरी को जो है शामिल किया गया था 17वें संविधान संशोधन 1992 में, और जबकि ये लागू कब हुआ था, 1995 से लागू हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर
संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। मतलब कि ये जो विधानसभा जम्मू कश्मीर का है उसको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे, पहले मतलब शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एक विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 55 के 3 में क्या कहा गया है? इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, किस पद्धति से होता है? तो याद रखिएगा आप, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो कि आर्टिकल 55 में बताया गया है, 55 के 3 में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले जो है उच्चतम न्यायालय में होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसके सारे फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा इस राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं। तथा उसका फैसला अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो होता है, जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर जो है न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, कि निर्वाचक मंडल कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करवा पाएंगे। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आर्टिकल 58 में बताया गया है। आपको याद होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। सिंपल सी बात है, कोई भी इंडिया में निर्वाचन होगा वो भारत का नागरिक पहला माना जाना चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, इसका मतलब उसकी आयु कम से कम 35 आयु पूरी कर चुका हो। जैसे लोकसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता जो है राष्ट्रपति को रखना होगा। बट लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष आयु बताया गया है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ना है यानी राष्ट्रपति बनना है, तो आपके पास जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कि 50 लोग आपके नाम के होने चाहिए कि हाँ, इनको राष्ट्रपति के पद के लिए आमंत्रित किया जाए। और 50 जो है अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक जो होंगे वो साइन के द्वारा जो है आपके नाम को अनुमोदन करेंगे कि हाँ, ये राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कार्यकाल में थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो कौन किस कार्यकाल में जो है राष्ट्रपति रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आपको पता होगा ये 26 जनवरी 1950 से 1962 के बीच तक ये रहे हैं। और इनका कार्यकाल लगभग 3 कार्यकाल माना जा सकता है, क्योंकि जब 1950 में हुए 50-55 55-60, फिर 62-62 2 साल और, तो इसलिए ये पहले क्रम के व्यक्ति थे जो पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने जो है शपथ लिया था, पद धारण की थी। ठीक है, 13 मई 1962 तक ये रहे अपने पद पे। इसके बाद सेकंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन से 13 मई 1962 को ये निर्वाचित हुए और 1967 तक रहे। जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है डियर, तो देखिए
वराहगिरि वेंकट गिरी, ये जो थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 के मध्य रहा है। इसलिए मैं, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें से ये बनता है, मैं आपको बता दूं, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये पहले जो चीफ जस्टिस थे, ये कार्यवाहक बनने वाले पहले चीफ जस्टिस, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, वो कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। यानी कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये अपने पद पर कार्यवाहक के रूप में रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर। और दूसरे कार्यवाहक बने थे बी.डी. जत्ती कार्यवाहक बने थे, ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच। और सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, सारे डिटेल्स देख लीजिएगा आप। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ लेने के लिए मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लिंक पे जाके पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं, देखिए 25 जुलाई 1977 को जो है 25 जुलाई 2007 को जो है प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। इसके पहले जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 से 2007 के मध्य जो थे अब्दुल कलाम थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब से कब तक थे? तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक ये विद्यमान थे, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे, और 13वें क्रम के थे। तो और लास्ट में याद रखिएगा, ये रामनाथ कोविंद जो थे 25 जुलाई 2017 तक थे, ये अब तक नहीं, ये डाटा बदल चुका है, ठीक है। तो 25 जुलाई 2017 तक 17 से स्टार्ट किए थे और ये 25 जुलाई 2022 तक थे, सॉरी 25 जुलाई 2022 तक ये अपने पद पर थे, ठीक है। तो ये 16वें क्रम के थे। जबकि 17वें क्रम की बात किया जाए तो कौन है, आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू, जो कि द्रौपदी मुर्मू है, ये 17वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है, 25 जुलाई को 2022 में बनी है, और ये 17वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको ये डेटा दे दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मैंने बताया 50 जो होते हैं अनुमोदक होने चाहिए और 50 जो होने चाहिए प्रस्तावक होने चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुशंसा की जा सकती है। जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमा करना होता है। जैसे कि कोई भी चुनाव लड़ना होता है तो उसमें जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, जिसको राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपये फिक्स किया गया है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग यानी कि 1 का 6वां भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता रहता है तो जमानत राशि उसकी जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर 1/6 से 6 भाग से कम जितने भी वोट डाले जा रहे हैं उसका 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है उम्मीदवार, तो उसकी जो 15,000 जमानत राशि दी जाएगी वो उसको वापस नहीं मिलने वाली है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि और पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। यानी कि अनुच्छेद जो 56 है इसमें राष्ट्रपति की अब पदावधि मतलब 5 वर्ष की जो पदावधि बताई गई है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है तो इसकी सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 56 का 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 ये जो है 52 में बात की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपने पद की ये यहाँ पे दोबारा का मतलब है राष्ट्रपति अगर बीच कार्यकाल में उसका निधन हो जाता है या किसी भी कारण से खाली हो जाता है तो फिर पुनः उसका निर्वाचन की बात करता है आर्टिकल 57, ठीक है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनसंख्या द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जैसे राज्यसभा में 250 सीटें निर्धारित की गई हैं और लोकसभा में 552 सीटें निर्धारित की गई हैं, ये किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ही जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो सीटें निर्धारित की गई हैं किस आधार पर निर्धारित की गई हैं आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। ये 1971 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर निर्धारित की गई है। और ये भी बता दिया गया है, यानी कि देखिए, और 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये भी बता दिया गया है कि ये जो सीटें हैं 250 और 552 की, ये 2026 तक यथावत रहेंगी, यानी कि इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। यानी कि 2026 का जब जो जनसंख्या जनगणना होगी इसके बाद ही जो है सीटों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अदरवाइज जो 1971 की जनसंख्या थी उसी आधार पे 2026 तक सीटों का यथावत स्थिति रहेगी। ये 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसको देखिएगा, प्रैक्टिस सेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि जैसे संसद का कोई भी सदन है, जैसे लोकसभा राज्यसभा से कोई भी सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है, जब वो अपना राष्ट्रपति का पद निर्धारित कर लेगा, मतलब धारण कर लेगा, उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यता उसकी स्वतः खत्म हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। यानी कि राष्ट्रपति का शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिला सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो वेतन है कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह दिया गया है। और इसका वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग किस कारण से चला जाए? अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है, यानी कि संविधान के नियमों को पालन नहीं करता है, वो संविधान से हट के कार्य करता है, तो उसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। ये प्रावधान जो है आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किसमें? आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं कि जो कम से कम 14 दिन ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। यानी कि अगर राष्ट्रपति पे जैसे कि महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले उसको यह सूचना देनी होगी कि आप पे जो है मतलब महाभियोग लगाया जाता है इस कारण से। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? संकल्प भी पारित करना पड़ेगा। यानी कि संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ठीक है, उस सदन में कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। यानी कि 14 दिन पहले उसको सूचना दे देनी चाहिए राष्ट्रपति को, आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर होने के बाद जो है कुल सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित करेंगे। जब वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी में पारित करना पड़ेगा, जैसे 2/3 से जब पारित हो जाएगा ये बहुमत कि हाँ राष्ट्रपति पे इस तरह से महाभियोग लगाया जा रहा है, जब वो पारित हो जाएगा
तभी जो है उस पे महाभियोग माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 62 के 2 में के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या उसे पद से हटाए जाने के कारण हुई तो पद रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना चाहिए। आर्टिकल 62 में ये भी बता दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर पद से हट जाता है तो उसको भरने के लिए कम से कम 6 माह के अंदर जो है मतलब मैक्सिमम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर जो है यथाशीघ्र जो है फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का रिक्त हो तो पद का भार उपराष्ट्रपति संभालता है। यानी कि पद का, जैसे कि तुरंत तो चुनाव होगा नहीं, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक जो है उपराष्ट्रपति उसका भार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधिकारी द्वारा संपादित। अगर उपराष्ट्रपति के जब खाली हो जाता है पद, उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का संभालता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो श्रेष्ठ यानी कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका का कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी कि जो आर्टिकल 77 में बता दिया गया कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जैसा कि भारत में होता है, राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री सारे काम जो है करता है। काम तो प्रधानमंत्री करता है बट नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। चाहे जो करे वो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से करेगा। ठीक है, तो सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, साइन राष्ट्रपति का होगा बट सारा काम जो है एक प्रधानमंत्री करता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक कठपुतली के मात्र माना जा सकता है। यानी कि कठपुतली के मात्र मतलब बस उसका राष्ट्रपति का पद एक शोभा का पद है। ठीक है, उसके अधिकार हैं लेकिन अधिकार उसके जो है चारों तरफ से बंधे हुए हैं। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यानी कि आर्टिकल 78 में ये कहा गया है कि जो भी काम किया जाए पहले प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को उसकी सूचना दे। अनुच्छेद 86 में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, तो देखिए प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण करता है। 87(1) में बताया गया है कि जो जैसे ही मतलब जब भी आम चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, उसका जब प्रथम सत्र होगा उसके आरंभ का प्रथम सत्र का प्रथम जो अभिभाषण होगा वो राष्ट्रपति संबोधित करेगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो याद रखिएगा 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति बुला सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, तो 111 के तहत जो है राष्ट्रपति तो जैसे संसद का कोई कानून बन जाता है या कि कोई भी प्रावधान हो, विधेयक हो, ठीक है, तो उस पे जो है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या तो रोक सकता है, अथवा विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु सदन को वापस लौटा भी सकता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित या फिर उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति पर उसे स्वीकृति नहीं रोका जाएगा। तो जैसे दोबारा उसको पुनर्विचार करके आ गया है तो राष्ट्रपति उसे रोकेगा नहीं, साइन कर देगा जब संशोधन करके आता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति जो है
अगर धन विधेयक से संबंधित विधेयक है तो वो वापस उसको लौटा नहीं सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो पेश होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। कोई भी विधेयक हो, जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं प्रदान करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक ही रहेगा, अधिनियम ही बना रहेगा। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 123 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी कारण से अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें अध्यादेश बनाने की ज़रूरत है तो वो 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में बताया गया है? 72 में। 123 में क्या बताया गया है? अध्यादेश में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि उस परामर्श को राष्ट्रपति माने, बाध्य नहीं है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा या प्रधान सेनापति माना जाता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा या सेनापति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कोई भी क्षेत्र अगर उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये राष्ट्रपति का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं, ये डिटेल्स था। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं कि राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे सारे डिटेल्स में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताए हैं उसको आप याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट देखिए, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप याद रखिएगा। एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए, तो देखिए आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद होगा, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। क्या बताया गया है? कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है 54 में। ठीक है, आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है, जिसमें क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग। वहीं बात करें आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 की बात की है तो आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई। पदावधि का मतलब 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। ठीक है, तो इतनी सारी फैक्ट है। और एक आर्टिकल मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 60 जो है ये शपथ से रिलेटेड है। मतलब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वही मैं आपको बता रहा हूँ, शपथ से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 6। और देखिए आर्टिकल 61 जो है ये महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट से संबंधित है, इम्पीचमेंट से संबंधित है। 61 जो है किससे संबंधित है? महाभियोग से, राष्ट्रपति पे संबंधित है। और आर्टिकल 78 ये जो आर्टिकल है ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। यानी कि प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में कर्तव्य माना गया है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं 108 बता दूं। 108 में जो है ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। और एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है
राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितने आर्टिकल में है? 123 में। और मैं एक बताया था आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो है क्षमा प्रदान कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल क्षमादान की शक्ति है। और एक लास्ट आर्टिकल मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, 143 में जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे डियर। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कम से कम 50 प्लस, यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो आएगा इसका प्रैक्टिस सेशन का, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे IAS हो, PCS हो या TGT PGT ELT, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। तो देखिएगा, आपको आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर ये शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स बचा होगा वो प्रैक्टिस सेशन में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भी मतलब कन्फ्यूजन है आपके पास, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बचा होगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि पूरे नहीं हो पाए हैं, मैं प्रैक्टिस सेशन में वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।